इच्छा प्रकृति की माँ को पराजित करती है। इस अध्याय के लिए एक उपयुक्त शिखर के रूप में मैं सबसे असामान्य व्यक्तियों जिन्हें आज तक मैंने जाना है में से एक परिचय कराना चाहता हूँ। मैंने उसे पहली बार 24 साल पहले उसके पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद देखा था। वह कानों के किसी भी शारीरिक लक्षण के बिना दुनिया में आया और डॉक्टर पर राय देने का जवाब डालने पर उसने स्वीकार किया कि शायद बच्चा जीवन भर के लिए बहरा और गूंगा हो सकता है। मैंने डॉक्टर की राय को चुनौती दी। मुझे ऐसा करने का अधिकार था। मैं बच्चे का पिता था। मैं भी एक निर्णय पर पहुंच गया और एक राय प्रदान की, लेकिन मैंने अपनी राय चुपचाप व्यक्त की। अपने दिल की गोपनीयता में मैंने फैसला किया कि मेरे बेटे को सुनना और बोलना होगा। प्रकृति के बच्चे को कान के बिना भेज सकती थी, लेकिन प्रकृति मुझे पीड़ा की वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त नहीं कर सकती थी। मेरे अपने मन में जो मैं जानता था कि मेरा बेटा सुनेगा और बोलेगा। कैसे? मैं विश्वस्त था कोई तरीका अवश्य होगा और मैं जानता था कि मैं यह खोज लूँगा। मैं अमर इमर्सन के शब्दों के बारे में सोच रहा था। चीज़ों को पूरा पाठ्यक्रम हमें आस्था रखना सिखाता है। हम केवल आज्ञा मानने की ज़रूरत है। हम में से प्रत्येक के लिए मार्गदर्शन है और धीरे से सुनकर हम सही शब्द लेंगे। सही शब्द? इच्छा। किसी भी अन्य चीज़ों से अधिक मैंने इच्छा की कि मेरे बेटे को एक बहरा गूंगा नहीं होना चाहिए। उस इच्छा से मैं कभी पीछे नहीं हटा, एक पल के लिए भी नहीं। कई साल पहले मैंने लिखा था, हमारी एकमात्र सीमाएं वही होती हैं जो हम अपने मन में स्थापित करते हैं। पहली बार मुझे हैरानी हुई कि वह बयान सत्य था। मेरे सामने बिस्तर पर पड़ा एक अभी पैदा हुआ बच्चा था, सुनने के प्राकृतिक उपकरणों से विलीन। भले ही वह सुन और बोल सके, वह स्पष्ट रूप से जीवन भर के लिए विरूपित था। निश्चित रूप से यह एक सीमा थी जिसे उस बच्चे ने अपने खुद के मन में स्थापित नहीं की थी। मैं इसके बारे में क्या कर सकता था? किसी तरह मैं कानों की सहायता के बिना उसके मस्तिष्क को ध्वनि संदेश पहुंचाने के साधन और तरीकों के लिए उस बच्चे के मन में मेरी अपनी तीव्र इच्छा का प्रत्यारोपण करने का रास्ता खोज लूँगा। जितनी जल्दी बच्चा सहयोग करने लायक बड़ा होता है, मैं उसके दिमाग को सुनने की तीव्र इच्छा से इस प्रकार पूरी तरह भर देता कि प्रकृति इसके अपने तरीकों द्वारा इसे भौतिक वास्तविकता में बदल देती। इस सारी सोच ने मेरे अपने मन में जगह ले ली, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। हर दिन मैं एक बेटे का मुख बधिर होना स्वीकार नहीं करने की उस प्रतिज्ञा को दोहराता जो मैंने खुद से की थी। जैसे ही वह बड़ा हुआ और अपने चारों ओर की चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, हमने देखा कि उसे के पास बड़ी थोड़ी मात्रा में सुनने की शक्ति है। जब वह उस उम्र में पहुंचा जहां बच्चे आमतौर पर बात करना शुरू कर देते हैं, उसने बात करने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन हम उसके कार्यों से बता सकते थे कि वह थोड़ी थोड़ी कुछ आवाज़ें सुन सकता है। बस यही सब मैं जानना चाहता था। मैं आश्वस्त था कि यदि वह थोड़ी भी सुन सकता है तो शायद अधिक से अधिक सुनने की क्षमता का विकास कर सकता है। फिर कुछ हुआ जिसने मुझे आशा दी। यह पूरी तरह से एक अनपेक्षित स्रोत से आया। हमने एक विक्ट्रोला खरीदा। जब बच्चे ने पहली बार संगीत सुना, वह परम आनंद में चला गया और तुरंत मशीन को हथिया लिया। जल्द ही उसने उनमें से कुछ निश्चित रिकॉर्डर्स की अपनी पसंद पर प्रदर्शित की। टिम्पेरेरिया का रास्ता लंबा। एक अवसर पर विक्ट्रोला के सामने खड़े होकर डिब्बे के किनारे को दांतों में से जोर से पकड़कर उसने वह हिस्सा 2 घंटे तक बार बार बजाया।
उसकी इस स्वयं बनाई गई आदत का महत्व हमें कई सालों बाद तक स्पष्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि हमने उस समय तक की ध्वनि से अस्थिर चालना के सिद्धांत के बारे में कुछ कभी नहीं सुना था। उसके विक्ट्रोला का प्रयोग करने के बाद मैंने पाया कि जब उसके कर्ण, मूल, हड्डी या मस्तिष्क के आधार पर मैं अपने होठों से स्पर्श करके बात करता था, वह मुझे काफ़ी स्पष्ट रूप से सुन सकता था। इन खोजों ने मेरे अधिकार में वह आवश्यक माध्यम दे दिया जिसके द्वारा मैंने अपने बेटे की सुनने वाले और बोलने की क्षमता के विकास के मदद करने के लिए अपनी तीव्र इच्छा को वास्तविकता में बदलना शुरू किया। इस समय तक वह कुछ निश्चित शब्दों को बोलने की कोशिश कर रहा था। दृष्टिकोण हिम्मत बढ़ाने से कोसों दूर था, लेकिन विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा असंभव जैसा कोई शब्द नहीं जानती है। यह निर्धारित करने के बाद कि वह मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन सकता है, मैंने सुनने और बोलने की इच्छा को तुरंत ही उसके दिमाग में भेजना शुरू कर दिया। मैंने जल्द ही खोज लिया कि बच्चे को सोने के समय की कहानियों में मज़ा आता था, तो मैं उसमें आत्मनिर्भरता, कल्पना और सुनने और सामान्य रहने की एक गहरी इच्छा के विकास के लिए बनाई गई कहानियों का निर्माण करने के काम में लगा। विशेषकर एक कहानी थी जिस पर मैंने हर बार जब भी यह सुनाई गई कुछ नया और नाटकीय रंग देकर जोर दिया। इसका प्रारूप उसके दिमाग में यह विचार रोपित करने के लिए यह तैयार किया गया था कि उसका दुख एक दायित्व नहीं बल्कि बहुत अधिक मूल्यवान एक परिसंपत्ति था। इस तथ्य के बावजूद कि सारा दर्शन जिसके मैंने जांच की थी स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि हर विपरीत परिस्थिति अपने साथ एक बार श्रेष्ठता के बीच लाती है, मुझे यह अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि मुझे उसका जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह दुख कभी एक परिसंपत्ति कैसे बन सकता है। हालांकि मैंने सोने के समय की कहानियों में दर्शन लपेटने का अपना अभ्यास जारी रखा, उस उम्मीद में कि वह समय आएगा जब वह कोई योजना बना लेगा जिसके द्वारा उसकी क्षमता से किसी उपयोगी उद्देश्य को पूरा करवाया जा सकेगा। मुझे स्पष्ट रूप से कारण बताया गया था कि कानों और सुनने की प्रकृति क्षमता की कमी की कोई पर्याप्त प्रतिपूर्ति नहीं थी। विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा ने कारण को एक तरफ धकेल दिया और मुझे जारी रखने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर अनुभव का विश्लेषण करता हूँ तो अब मैं देख सकता हूँ कि मुझ में मेरे बेटे की आस्था का आश्चर्यजनक परिणाम के साथ बहुत गहरा संबंध था। मैंने उसको जो भी बताया उसने कोई सवाल नहीं किया। मैंने उस पर यह विचार थोप दिया कि उसके पास अपने बड़े भाई की तुलना से एक विशिष्ट बढ़त है और यह बढ़त कई मायनों में खुद को दर्शाएगी। उदाहरण के लिए स्कूल में शिक्षक जब देखेंगे कि उसके कान नहीं हैं तो इस कारण वे उसका विशेष ध्यान रखेंगे और उससे असाधारण दयालुता के साथ व्यवहार करेंगे। वे हमेशा करते हैं। उसकी माँ ने शिक्षकों से बात करके और उसके साथ बच्चे पर आवश्यक अतिरिक्त ध्यान देने की व्यवस्था करके वह सब देखा है। मैंने उसे यह विचार भी दिया कि जब वह अखबारों के बेचने लायक बड़ा बन जाएगा तब उसके पास अपने भाई पर बड़ी बढ़त होगी, इस वजह से कि लोग देख सकेंगे कि इस तथ्य के बावजूद कि उसके कान नहीं थे वह एक उज्जवल और मेहनती लड़का था। वे उसके सामने के लिए अतिरिक्त पैसे का भुगतान करेंगे। हम देख सकते थे कि धीरे धीरे बच्चे को सुनने की क्षमता में सुधार हो रहा है। इसके अलावा अपने दुख के कारण उसके पास स्वयं के प्रति सजग होने की थोड़ी सी भी प्रवृत्ति नहीं थी। जब वह 7 साल का था उसने पहली बार यह सबूत दिया कि उसके दिमाग की सर्विसिंग का हमारा तरीका सफल हो रहा था। कई महीनों तक उसने समाचार पत्रों की बिक्री के विशेषाधिकार के लिए विनती की, लेकिन उसकी माँ अपनी सहमति नहीं देती थी। उसे डर था कि उसके बहरेपन ने उसके लिए अकेले सड़क पर जाना असुरक्षित बना दिया था।
अंत में उसने मामला अपने खुद के हाथों में ले लिया। एक दोपहर जब उसे नौकरों के साथ घर पर छोड़ दिया गया था, वह रसोई घर की खिड़की पर चढ़ा, हाथ पैरों के सारे जमीन पर गया और अपने आप निकल पड़ा। उसने पड़ोस की मोची के कार्य पूंजी के लिए 6 सेंट उधार लिए, उसे अखबारों में निवेश किया, बेचा, पुनर्निवेश किया और देर शाम तक दोहराता रहा। शेष निकालने और अपने बैंकर से उधार लिए गए 6 सेंट वापस करने के बाद उसे 42 सेंट का शुद्ध लाभ हुआ था। जब उस रात हम घर आए, हमने उसे अपने हाथ में कसकर पैसे पकड़े अपने बिस्तर पे सोता पाया। उसकी माँ ने उसका हाथ खोला, सिक्के हटाए और रोई। सब मिलकर अपने बेटे की पहली जीत पर रोना बहुत अनुचित लगा। मेरी प्रक्रिया उल्टी थी। मैं दिल से हंसा क्योंकि मैं जानता था कि बच्चे के मन में खुद में विश्वास का रवैया स्थापित करने का मेरा प्रयास सफल हो चुका था। उसकी माँ ने देखा, अपने पहले व्यापार उद्यम में एक छोटा सा बहरा लड़का जो सड़कों पर बाहर चला गया, पैसे कमाने के लिए अपने जीवन के खतरे में डाल दिया। मैंने एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर छोटे व्यापारी को देखा जिसकी स्वयं में प्रतिष्ठा 100% बढ़ गई थी, क्योंकि उसने स्वयं की पहल पर व्यापार किया था और जीत हासिल की थी। कार्रवाई ने मुझे खुश कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि उसने साधना संपन्नता की विशेषता का सबूत दिया था जो जीवन भर उसके साथ रहता। बाद की घटनाओं ने इसे सच साबित कर दिया। जब उसका बड़ा भाई कुछ कहता था, वह फर्श पर लेट जाता, हवा में अपने पैरों मारता, उसके लिए रोता और उसे पा लेता। वह छोटा सा बहरा लड़का जो कुछ चाहता तो पैसे कमाने की एक योजना बनाता, फिर स्वयं इसे खरीद लेता। वह अब भी इस योजना का पालन करता है। सच में मेरे अपने ही बेटे ने मुझे सिखाया कि अक्षमता को प्रारंभिक प्रयासों से परिवर्तित किया जा सकता है, जिस पर वे कुछ योग्य लक्ष्य की ओर चढ़ाई कर सकते हैं, जब तक कि वे बाधाओं के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते और बहानों के रूप में उपयोग नहीं किए जाते। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आगे की कहानी हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।